हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को जीएस बून पर एक नया टॉपिक जो बड़ा आप सभी लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो आज पहले कुछ थ्योरी है और फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू के साथ समझाया जाएगा। आज आपको मैं ये समझाना चाहूंगी ये संसदीय समितियां होती क्या हैं। क्या संसदीय समितियां संसद के अध्यक्ष या उप सभापति, अध्यक्ष या सभापति के द्वारा लागू की जाती हैं, या अध्यक्ष इनके जो लोकसभा राज्यसभा है इनके क्या कार्य यहाँ पर होते हैं। तो आइए थोड़ा सा आज हम लोग इस पर बात करते हैं। आप सभी लोगों के लिए मैं एक छोटा सा ये बता दूं कि यहाँ पर आप सभी लोगों को यूपीएससी ज्ञान दायनी पर आपको यूपी आरओ से संबंधित पेड क्लासेस चल रही हैं और उन्हें आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पर, वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर पेड प्रैक्टिस भी चल रहा है। आपको 40 क्वेश्चन के अबव आपसे क्वेश्चन कराए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, जो मंडे से एक नई सीरीज नए तरह से होने जा रही है। और इसके बाद कुछ और नई रणनीति भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन सब पर भी बात करेंगे। आज पहले हम लोग देखते हैं ये संसदीय समितियां हैं क्या। देखिएगा, संसदीय समितियां आप लोगों ने खूब देखी होंगी कि अक्सर कहीं ना कहीं आपको मिलती ही रहती है संसदीय समितियां। तो ये संसदीय समितियां क्या होती हैं, सबसे बड़ा प्रश्न आता है। तो संसदीय समितियां आप कह सकते हैं कि आप कहेंगे संसद तो विधायिका के अंतर्गत आती है, विधायिका है और ये विधि या कानून को लागू करती है, तो ये कार्य कैसे करती है। लेकिन संसद ही कुछ कार्य भी करती है। क्या करती है? देखो, संसद जो है आपकी संसद क्या करती है, ये विधायिका के अंतर्गत आती है। क्या है? विधायिका के अंतर्गत आती है ना, विधायिका ही है, अंतर्गत क्यों आएगी। ये क्या करेगी, तो कानून या विधि को लागू करती है। क्या करती है? कानून या विधि को लागू करती है। लेकिन ये कार्य क्यों करेगी ना, लेकिन ये कार्य करती है। आइए तो पहले थोड़ी सी इतिहास के बारे में, इसके संसदीय इतिहास के बारे में जानते हैं और फिर आगे चल के बात करते हैं। तो कहा जाता है कुछ भी कार्य करती है, इन्हें समितियों के माध्यम से कुछ कार्य करती हैं। संसद कुछ कार्य करती है, इन्हें समितियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो संसदीय समितियां आई कहां से? सबसे पहले आपके भारत शासन अधिनियम आपने देखा होगा कि भारत शासन अधिनियम कहां से शुरू हो जाता है, तो 1858 से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कानून हमारे भारत में बना है उसी को भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर 1909 का अधिनियम आया, 1919 का अधिनियम आया और उसके बाद 1935 का अधिनियम आया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है, जरूर इन्हें पढ़ें। शाम 6 बजे लाइव क्लास होती है, आप सभी लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, इन सब की चर्चा की गई है। 1919 को कहा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इन्हीं ने या इन्हीं के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले संसदीय समितियों की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये आर्टिकल, ये अधिनियम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप शाम 6 बजे वाली क्लास जरूर देखें। ठीक है ना। इसमें आपको इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म के लिए क्या पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी। इसमें द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, इसमें केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और हमारे संविधान में महत्वपूर्ण या यूं कहें सबसे ज्यादा योगदान देने वाला अगर कोई था तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। तो यहां तक कि आप कहानी समझ गए होंगे कि सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम से ये समितियां निकल करके आई। क्या होता है इन समितियों में ना, तो मैंने कहा संसद के द्वारा कार्य करवाया जाता है। भाई क्या होगा, तो संसद के द्वारा कार्य करवाया जाता है। ठीक है, यहां तक कि लेकिन जब पहली बार संसदीय समितियों को लाया गया था, कहां से? 1919 के भारत शासन अधिनियम से। लेकिन ये कार्य कब से करना शुरू की थी, तो आप कहेंगे 1921 से ये कार्य करना प्रारंभ कर दी थी, तब से ये कार्य कर रहे हैं। अब इसमें संसदीय समितियां किसके अंडर में आती हैं? संसद या पार्लियामेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, पार्लियामेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। अब इसमें दो
प्रकार की समितियां होती हैं। एक आपका स्थायी समिति होती है और एक आपकी अस्थायी समितियां होती हैं। देखिए, थोड़ी सी बात को यही समझ लेना, आगे सब कुछ है। स्थायी समितियां जो होती हैं, इन्हें क्या होता है, अस्थायी पहले समझ, इन्हें किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाया जाता है ना, इसे किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाया जाता है। स्थायी समितियां हर साल 1 वर्ष के लिए चुनी जाती हैं। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। कितने का होता है कार्यकाल? 1 वर्ष का होता है। यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपके बीच में वही सारी बातें लिखी गई हैं और बताई गई हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहली बात कही, संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ठीक है, ये समितियां सदन द्वारा नियुक्ति अथवा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती है। जो ये समितियां होती हैं, इसमें लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति वही सभापति हैं जो उपराष्ट्रपति बनते हैं। वही सभापति पदेन पद होता है इनका, तो वही सभापति हैं। तो ये क्या करते हैं, तो यहाँ पर इनको नाम निर्देशित की जाती हैं। कहा गया अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आइए आगे कहा गया संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन से? 2 भागों में। कहा गया 2 भागों में विभाजित किया गया। एक आपकी स्थायी समितियां होती हैं और एक आपकी तदर्थ। इसी तदर्थ समिति को अस्थायी कहा जाता है। जैसे आप सभी के बीच में एक तदर्थ झंडा समिति आता है। क्या आता है? तदर्थ झंडा समिति। अभी पूछा जाता है तदर्थ झंडा समिति का मतलब क्या होता है, तो अस्थायी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि अस्थायी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन। तो तदर्थ समितियों का मतलब क्या होता है? अस्थायी। लिख लो आगे, अस्थायी मतलब इन्हें लागू किया जाएगा लेकिन किसी विशेष प्रयोजन या किसी विशेष कार्य के लिए, और फिर इन्हें इनका कोई कार्यकाल नहीं, काम हो जाने के बाद इन्हें समाप्त भी कर दिया जाएगा। आइए तो सबसे पहले देख लेते हैं स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं। कहा गया स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। मतलब इनको कार्य करना अनिवार्य ही होता है, या कह सकते हैं इनका प्रावधान किया गया है और ये निश्चित रूप से कार्य करती हैं। निश्चित रूप से कार्य करती हैं। इनका गठन प्रत्येक वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अथवा समय समय पर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब तदर्थ या यूं कहें कि स्थायी समितियां मुख्यतः कौन कौन सी हैं, क्योंकि देखिएगा बहुत से बच्चे कहते हैं आप बहुत स्पीड में पढ़ाती हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, स्पीड में मुझे इसलिए पढ़ाना होता है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जिसमें समझना क्या है, संसदीय समितियां हैं, इसके अंतर्गत 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी और अस्थायी। इसके अध्यक्ष, तो इनके जो अध्यक्ष होंगे स्थायी और अस्थायी के, इनके अध्यक्षों को कौन चुनेगा, तो लोकसभा के स्पीकर चुनेंगे या राज्यसभा के सभापति चुनेंगे। लोकसभा स्पीकर को ही लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। बस सिंपल सी बात। अब आता है कि स्थायी समिति के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो वित्त समितियां आती हैं। कहा गया विभागीय स्थायी समितियां आती हैं। जांच समिति आती है। कौन सी? जांच समिति, कि जैसे सरकार का कार्य अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, जांच समिति। कहा गया परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति होती, वो भी स्थायी है। सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, वो भी स्थायी समिति है। कहा गया सदन समिति अथवा सेवा समिति जो होगी वो भी स्थायी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति आदि बनाई जाती हैं। ये क्या है, तो 6 समितियां। अब चाहे आप यहां से 7वीं कर लो या इन्हीं को 6 मान लो, है ना, क्योंकि कहीं कहीं आपको 7 भी मिलेंगे, लेकिन सदन समिति अथवा सेवा समिति 1 मानी जाती है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के पर समिति आदि 7वीं मान ली जाती। तो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे मान सकते हैं ना, तो आप फिलहाल 6 माने। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा गया वित्त समितियां। अब देखो यहां पर कुछ समझ लो पहले। तो जैसे विभागीय स्थायी समितियां होंगी,
है ना। वित्त समितियां तो आपको आगे दिखा दिया मैंने। अब विभाग की, अब कोई विभाग है जैसे, है ना, मान लीजिए कोई भी विभाग है कि आपको स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया, या फाइनेंस, या आप कह सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया गया, तो आपको विभागीय स्थायी समिति, आपकी जांच की जाएगी, उस विभाग की जांच की जा सकती, कार्य अच्छा कर रही है कि नहीं कर, ये संसद के कार्य होंगे, ठीक है ना। जांच समिति, अब जैसे सरकार के कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, ये क्या करेगी, ये जांच समिति जांच करेगी। कहा गया परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, तो परीक्षण एवं कि कैसे कैसे सरकार को नियंत्रण में रखना है, उसका कैसे परीक्षण करना है, इसकी समिति। सदन के, अब जैसे आपका लोकसभा सदन है, राज्य के दैनिक कार्यों से संबंधित एक समिति होती है, ठीक है। कहा गया सदन समिति अथवा सेवा समिति, अब सेवा समिति कैसे कैसे कार्य करेगी ये बताया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए समिति होगी, ठीक है, याद रखें। अब कहा गया वित्त समितियों के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वित्त समिति, बस बच्चों को केवल यही 3 समितियां बताई जाती हैं और बाकी ऊपर की ये समितियां छोड़ दी जाती हैं, तो ऐसा ना करें भाई, है ना। देखिए लोक लेखा समिति कौन सी होती है, लोक लेखा समिति, है ना। फिर कहा गया प्राक्कलन समिति, इसके अंतर्गत 1, 2 और तीसरी आती है आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। इसी को सार्वजनिक उपक्रम मतलब पब्लिक की, या यूं कह सकते हैं कि पब्लिक कमेटी समिति ना, पब्लिक की है, ठीक है। तो क्या सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है, तो कौन कौन सी वित्त समितियां में, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति है। अभी थोड़ा थोड़ा इनका डिटेल भी देख लेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए अब आता है आपकी अस्थायी समितियां कौन सी थी, तो तदर्थ समितियों की प्रवृत्ति अस्थायी होती है। कैसी होती है, अस्थायी होती है। जिस उद्देश्य के लिए इनका गठन किया जाता है उसके पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, सिंपल सी बात। अस्थायी, अस्थायी का मतलब यही होता है कभी भी समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। कहा गया विधेयकों पर प्रवर समितियां, जैसे आपको बताया गया प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है, याद रखना। जैसे आपकी प्रवर समितियां हैं, जैसे आपकी संयुक्त समितियां, ये तदर्थ या अस्थायी के उदाहरण हैं, याद रखना। आगे आता है आपका सदन विशेष की, आपको दिख रहा है ना, हाँ। कहा गया है कि सदन विशेष की स्थायी समितियां तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां, जैसे प्राक्कलन समिति विशिष्ट है, क्यों है अभी बताते हैं, को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग 2:1 होता है। कितना होता है, तो आप कहेंगे 2:1 होता है। तो यहां पर इसे ये क्यों कहा गया कि विशिष्ट समितियां, जैसे प्राक्कलन समिति पूरे संसदीय समितियों की सबसे बड़ी समितियां है, जिसमें विशिष्ट क्या है या विशेष क्या है, क्योंकि प्राक्कलन समिति के 30 के 30 इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। बाकी जितनी समितियां होती हैं उसमें लगभग 2.1 का रेशियो चलता है, मतलब लोकसभा से 2 मतलब 2 का रेशियो और राज्यसभा से 1। जैसे आपकी लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य हैं, अभी आगे बात कर रहे हैं, मतलब उदाहरण के तौर पर। तो इसमें 22 सदस्यों में से 15 सदस्य, मतलब आपके 15 सदस्य कहां से होंगे, लोकसभा से होंगे, और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होंगे। हो गया ना 2.1 का रेशियो, ऐसे बताई गई है। विशिष्ट कौन सी है, प्राक्कलन समिति, याद रखना। आगे आता है आपके सामने, कहा गया लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, सदन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सदन द्वारा किया जाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाए। जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति चुनेंगे, लेकर आएंगे, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। समझे कि नहीं समझे। जैसे आपकी लोक लेखा समिति, तो यहां पर यह आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति ना,
यहाँ पर जो बातें होंगी वो आपके सदन से चुनकर सदस्य लाए जाएंगे। कहाँ से? सदन से। और इनके अलावा जैसे आपके कहा गया है कि लाभ के पद पर समिति तथा अनुमति कहा गया अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए समिति पर समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करे? सदन करेंगे। लेकिन इनके अलावा जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को कौन लाएंगे? अब जैसे अस्थायी समितियां हैं, अब इनके सदस्यों को कौन चुनेगा? तो या तो लोकसभा के अध्यक्ष चुनेंगे या आपके राज्यसभा के सभापति चुनेंगे। आई होप पूरी तरह से आप क्लियर रखिएगा अपने माइंड में बातें। आगे बढ़ते हैं। कहा गया लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य या 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। यह समिति लोक लेखा समिति क्या कार्य करती? यह समिति भारत सरकार के विनियोग, लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। जो आपका महालेखक परीक्षक नियंत्रण है उनकी तक भी ये जांच करती है और आपके भारत सरकार की विनियोग लेखा की भी जांच करती। कौन? लोक लेखा समिति। इंपॉर्टेंट है, एकदम चिपका कर रखिएगा। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना? 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी होती है? 30 या 30 होती है। और इस सदस्य के केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। इसके सदस्य कहां से आते हैं? लोकसभा से। इसीलिए इसे भारतीय समितियों या भारतीय संसदीय समितियों में से सबसे बड़ी है। क्या है? सबसे बड़ी है। लिख लो, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है। सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, क्योंकि यहां पर आपको बताया गया 2.1 या 2:1 का अनुपात या रेशियो चलता है। और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। आपसे कथन और कारण में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और तथा राज्यसभा में 10 होती है। कितनी? 10 होती है। याद रखिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। अभी आप बताएंगे वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये क्या होते हैं? विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा। अब आइए, ये तो सारी आपकी समितियां हुई हैं। आपकी जितनी भी समितियां रही मैंने उन पर एक एक करके चर्चा कर ली है। अब आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जिन्हें आप एक बार बस 5 से 7-8 मिनट लगेंगे मुश्किल से, एक एक करके देख लेते हैं। आइए, पहला प्रश्न कहा गया भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो कैसे करेगी भाई? प्रशासन पर नियंत्रण कैसे करेगी? कहा गया संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवा करके या कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो आपको इसका आंसर आना चाहिए और आंसर आए। अब इतना समय आपको दे दिया गया कि आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो क्या होगा? एक या ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। और ये प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए, अगला प्रश्न है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो 15 आपके लोकसभा से प्लस 7 आपके
राज्यसभा से होते हैं। कहां से? राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में टोटल आपके 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। कहा गया सरकारी उपक्रम समिति, इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं। किसने? 22 सदस्य, और इसमें भी 2:1 का रेशियो चलता है, मतलब 15 वहां से और 7 वहां से। याचिका समिति या कमिटी ऑन पिटिशंस, तो क्या होगा? इसमें आपके 15 लोकसभा से होते हैं और 10 आपके राज्यसभा से होते हैं। याद रखिएगा, 15 लोकसभा से और 10 राज्य। तो सबसे बड़ी समिति पूछी गई तो कौन सी निकली है अभी तक? प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, कहा गया निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, प्राक्कलन समिति या आपके सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब आप सभी लोग फटाफट इसका कमेंट करके उत्तर देंगे कि कौन सी बात यहां पर सही है कि नहीं है। जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि इसका क्या सही उत्तर होगा। ठीक है, कहा गया लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक समिति, प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। कहा गया सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं, तो किसका नहीं होगा? इनका है, इनका है, इनका है, लेकिन इनका कहां है? इनका कहीं नाम लिया है क्या मैंने? नहीं लिया गया है। आइए आगे बढ़ते। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और कहा गया उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ऐसा कुछ बताया है क्या मैंने? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य होते हैं, बिल्कुल 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। कितने? 15 सदस्य। तो यहां पर कौन सा कथन सही होगा? तो आप कहेंगे केवल और केवल एक बात सही है। दूसरी बात, यहां पर ना उद्योग, ना व्यापार और ना कुछ जाने माने व्यक्तियों को सम्मिलित होते नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? मैंने फिर से कहा कि आपकी लोक लेखा समिति, बिल्कुल याद कर लो, लोक लेखा समिति खूब पूछा जाता है। लोक लेखा समिति, तो इसमें 15 और 7 का रेशियो होता है। तो जो ज्यादा है वो लोकसभा से और जो कम है वो राज्यसभा से। जनसंख्या, अरे मतलब लोकसभा में कितने सदस्यों की सीटें हैं वो भी ऐसे भी आप निकाल सकते हो, यह ज्यादा है। तो कहा गया है, तो लोकसभा से पूछी गई तो कितना? 15 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 15। आई होप सारी बातें आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन। अब यहां से आप पढ़ लो। कहा गया शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कहा गया कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। कहा गया सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना और उसके बाद कहा गया नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधानों का परीक्षण करना, या इनमें से कोई नहीं। अब कोई ना कोई तो एक बात यहां पर सही होगी, तो आप बताएं यहां पर कौन सी बात सही होगी। जल्दी से बताओ आप सभी लोग यहां पर कौन सी बात सही होगी। क्या यहां पर उत्तर कौन सा सही होगा? संसद की, कहा गया संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होगा? तो भाई प्रमुख कार्य पूछा गया शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की क्या करेंगे? रिपोर्ट का परीक्षण या जांच करेंगे। बताया था पहले ही बात ये बताई गई थी आपको। आगे आता है सार्वजनिक लोक समिति अपनी आख्या या प्रस्तुत करती है कहां पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। बताएं जल्दी से कहां पर करेंगी। अब आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं कहां करेंगी। तो संसद की समितियां हैं, कहां की हैं? संसदीय समितियां हैं। संसद की हैं तो संसद, देखो संसदीय समितियां हैं
तो संसदीय समितियों का मतलब कहाँ, पार्लियामेंट पर ही देंगी अपनी, कोई भी अपनी रिपोर्ट होगी कहाँ जाएंगी, संसद पर जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका उत्तर जरूर बताते रहें। तो कहा गया लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट तो कहाँ जाएंगे, लोकसभा के स्पीकर को या यूं कहें अध्यक्ष को। इन्हीं को अध्यक्ष महोदय कहा जाता है और इन्हीं को स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो लोक लेखा समिति में 7 सदस्य होते हैं। कितने, 7 सदस्य। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में भी 7 सदस्यों को लिया जाता है। आकलन या इसी को प्राकलन समिति कहा जाता है, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से लिया जा। सरकार की कहा गया आश्वासन समिति, अब इन पे आप ये अस्थायी समितियां, तो ये लोकसभा और राज्यसभा अपने आप चुनेंगे और बताएंगे। तो क्या होगा सी उत्तर। आकलन समिति या प्राकलन समिति के अंतर्गत कोई भी राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं चुना जाता है। थैंक यू ना। तो ये आज की क्लास थी और आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक साथ दिए। और इसी तरह आप सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूपीएससी ज्ञानदायिनी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर एक चीज अच्छे से अच्छे लाने का प्रयास किया जाता है। ये आपकी टोटल समितियों का एक मात्र वीडियो होगा। देखिएगा, ये समितियां चाहें तो 3-3, 4-4 घंटे में पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन इस इंपॉर्टेंट बस इतनी ही है। ठीक है ना, आप इनके जो बाकी PYQ हैं आप कर लीजिएगा। आपका काम चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हो, चाहे RO दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहां से इतनी ही समितियां पूछी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नया लेकर, संविधान से या ज्योग्राफी से या किसी और सब्जेक्ट से। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ आप अपने सभी अपनों का ध्यान रखें और अगले वीडियो का इंतजार भी करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।